हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे चैप्टर 3 कर रहे हैं आजकल। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक साम्राज्य, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। और ये है हमारा रोमन साम्राज्य, जो कि 3 महाद्वीपों में, यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में फैला हुआ था। इसका कुछ भाग अफ्रीका में था, कुछ यूरोप में था और कुछ अफ्रीका में था। That's why it is called an empire across 3 continents. आज हम बेटे इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर इनकम सोर्सेज क्या थे, बिजनेस कैसा था, लोगों के क्या क्या ऑक्यूपेशन थे। आज हम इसमें ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि रोमन एम्पायर में सी पोर्ट्स भी थे, माइंस भी थी, ब्रिक्स बनाने वाले कारखाने भी थे और ऑयल निकालने की फैक्ट्रीज़ भी थी। यानी कि यहाँ पर ऑयल निकालने वाली फैक्ट्रीज़, ईंटें बनाने के भट्टे, खान खदान, बंदरगाहें, ये सब काफ़ी अधिक संख्या में थे। फिर आप बताओगे कि यहाँ पर गेहूँ यानी वीट की, ऑलिव ऑयल की और अंगूरी शराब यानी ग्रेप्स से जो शराब वाइन बनाई जाती थी, ग्रेप्स की वाइन, उसकी डिमांड यहाँ काफ़ी ज़्यादा थी। और ये कहाँ कहाँ से आते थे? ये स्पेन से, उत्तरी अफ्रीका से, मिस्र से और इटली से आते थे। कहता है कि शराब जो वाइन होती थी, ऑलिव ऑयल होती थी, इन जो लिक्विड ये पदार्थ थे, इनको मटकों या कंटेनरों में इनको लाया जाता था। जैसे कि अब हमारे यहाँ पर कोई लिक्विड है या कोई ऑयल वगैरह है, हम उसको कंटेनर या बोतल या घड़े में रखते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पर भी लोग मटके या कंटेनरों में लाते थे। उन्हें इम्फोरा कहा जाता था। इस वर्ड को याद रखना अच्छे से, इम्फोरा कहा जाता था। कहता है स्पेन ने जैतून के तेल के मुकाबले में इतालवी प्रतिद्वंदियों को पीछे कर दिया था। स्पेन में जो ऑलिव ऑयल बनता था वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता था और इसने इटली के जो भी ऑयल बनाने वाले उसके कॉम्पिटिटर थे, उन सबको उसने पीछे छोड़ दिया था। यानी स्पेन इटली से आगे निकल गया था। बाद में उत्तरी अफ्रीका के तेल के जो प्रोड्यूसर्स थे, ऑयल प्रोड्यूसर्स, उन्होंने स्पेन की बराबरी कर ली थी। यानी कि पहले तो स्पेन ही नंबर 1 था, इटली ने उसके आने की कोशिश की थी लेकिन वो पीछे रह गए। लेकिन बाद में उत्तरी अफ्रीका जो था, उसके जो ऑयल प्रोड्यूसर थे वो उसके इक्वल हो गए स्पेन के। इसके बाद वो बोलता है कि उर्वरता के लिए साम्राज्य के जो प्रमुख क्षेत्र थे, उर्वरता का मतलब जहाँ पर उपजाऊ भूमि काफ़ी अच्छी थी और जहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छी थी, तो वो कहता है कि इटली में कैंपेनिया और सिसिली थे। इनको आप अच्छे से याद रखोगे। मिस्र में फ़ैयूम और गैलिली थे। कहते हैं ये एरियाज़ जो थे वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया थे, घनी आबादी वाले थे और यहाँ पर मोस्टली रिच लोग ही जो थे वो रहा करते थे। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि सबसे अच्छी क्वालिटी की जो वाइन थी, जो ग्रेप से बनाई जाती थी, वो कैम्पेनिया यानी इटली से आती थी। वहाँ पर अंगूरों के बगीचे थे और उनसे बहुत बढ़िया क्वालिटी की जो थी वाइन बनाई जाती थी। तो उस जगह का नाम है कैम्पेनिया, इटली में थी। और फिर कहता है गैलिली में गहन खेती की जाती थी। गहन खेती वहाँ होती है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और वहाँ पर कम भूमि एग्रीकल्चर के लिए होती है, लेकिन वहाँ पर अच्छे टूल्स और अच्छे एग्रीकल्चर जो फर्टिलाइज़र होती है, अच्छे सीड्स के यूज़ करके काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया जाता है। तो कहते हैं गैलिली में जो थी वहाँ पर गहन खेती की जाती थी और काफ़ी अधिक यहाँ पर रिच लोग रहा करते थे। और कहता है कि अगर सच कहें तो जो रोमन एम्पायर था उसका हम कंक्लूज़न निकालें तो ये इकोनॉमिकली जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी रिच था और देश में बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जो थे वो यूज़ किए जाते थे लेन देन में। ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं
very good economic infrastructure of mines, harbors, brickyards, olive oil factories, etc. was there in the empire. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था, फैक्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी थी, खाने थी, खदानें थी और ईंटें बनाने के कारखाने थे और ऑलिव ऑयल निकाला जाता था. वाइन, wheat and olive oil were consumed in huge quantities and were treated as well. कहते हैं कि शराब, गेहूँ और ऑलिव ऑयल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और काफ़ी ह्यूज यानी काफ़ी अधिक क्वांटिटी में जो था ये कंज्यूम किया जाता था. ये चीज़ें कहाँ से आती थी? दीज थिंग्स मेनली केम फ्रॉम स्पेन, स्पेन से आती थी, इजिप्ट मिस्र से आती थी, नॉर्थ अफ्रीका और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इटली, इटली से आती थी, जो कि जैतून के ऑलिव ऑयल बनाने में नंबर 1 था. इसके बाद कहता है कि वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स. दीज कंटेनर्स वर नोन एज इम्फोरा, कि जिन कंटेनर्स में इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था उनको इम्फोर कहते थे. इसके बाद कहता है कि इटालियन मार्केट ऑफ ऑलिव ऑयल वाज कैप्चर्ड बाय द स्पेनिश प्रोड्यूसर. इटालियन मार्केट कि स्पेन को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन बाद में जो था उसको नॉर्थ अफ्रीका ने टक्कर दी थी. Many regions were there in the empire with a reputation for exceptional fertility rate, जहाँ पर भूमि काफ़ी अधिक उपजाऊ थी. Most densely populated and wealthiest parts of the empire were Campania and Sicily in Italy, the Faian and Galilee in Egypt. इसके बाद Campania was the main producer of best kind of wine. The factor that the Roman Empire was economically very large, rich state. A very large number of gold coins were prevalent in the country. मतलब लेन देन में गोल्ड के कॉइन्स यूज़ किए जाते थे. इसके बाद बेटे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सामाजिक श्रेणियाँ यानी सोशल क्लासेस. तो हम यहाँ पर 3rd सेंचुरी का टाइम ले रहे हैं, यानी कि 3rd सेंचुरी मानो तो कहोगे कि 250 से पहले और 250 के बाद का समय. तो जो 250 से पहले का समय है उसको हम पूर्ववर्ती काल कहते हैं और जो बाद का है उसको हम परवर्ती काल कहते हैं. तो कहता है कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सेनेटर जो थे वो जस्ट लाइक पार्लियामेंट होते थे, जो कि एम्परर को यानी राजा को जो था वो हर मामले में एडवाइस किया करते थे. तो जस्ट लाइक ये पार्लियामेंट थे. तो हम बताएंगे कि 3rd सेंचुरी के आरंभिक वर्षों में सेनेट के सदस्यों की संख्या लगभग 1000 थी और कहता है कि इसमें से आधे से भी अधिक जो थे वो इटली के थे, इतालवी फैमिलीज़ के थे. सेकंड कैटेगरी अश्वारोही या नाइट वर्क आता था. नाइट वर्क होते हैं कि जो घुड़सवार होते थे और जिनके अंडर काफ़ी सैनिक होते थे. ये बेटे आप 6 चैप्टर में काफ़ी डिटेल में करेंगे. इसके बाद है 3rd सामान्य जनता का वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था. इसके बाद 4th कैटेगरी निम्न वर्ग के आते थे. इसमें स्लेव्स आते थे, दास आते थे, इसमें मजदूर आते थे. ये सब फूअड़ कहलाते थे. इसके बाद आता है परवर्ती काल यानी बाद का समय. आप बताओगे कि जो अभिजात वर्ग था यानी जो सबसे हाईफाई एलाइट कैटेगरी थी, कहता है इसमें सेनेटर आते थे और नाइट्स यानी जो घुड़सवार थे वो आते थे. ये अब इंटीग्रेटेड हो चुके थे, एक वर्ग बन चुका था और इनमें से आधे से भी अधिक कुल परिवारों में कम से कम आधे परिवार जो थे अफ्रीकन या पूर्वी मूल के थे. इसके बाद बोलोगे जो बीच का वर्ग था मध्यम वर्ग, इसमें नौकरशाही यानी नौकरी करने वाले लोग और सेना की सेवा से जुड़े हुए आम लोग शामिल थे. इसमें अपेक्षाकृत जो थे वो रिच जो सौदागर होते थे, किसान थे, वो भी शामिल थे. और इन मध्यवर्गीय परिवारों का भरण पोषण मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भर द्वारा होता था. यानी कि ये लोग अपने गुजारा करने के लिए मोस्टली ये सरकार की सेवा मतलब नौकरी करते थे
और राज्य के ऊपर डिपेंड होते थे। फिर आप बताओगे जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी थी उसमें कौन कौन शामिल थे। उसमें ग्रामीण श्रमिक थे, यानी जो लोग गांव से मजदूरी करने के लिए आए थे। सेकेंडली जो इंडस्ट्रीज़ और माइंस में काम करने वाले मज़दूर थे। खान समझते हो ना, जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं, जैसे कोल माइन, आयरन की, इसे हम उन माइंस में काम करने वाले लेबर क्लास थी। प्रवासी मज़दूर थे। प्रवासी का मतलब होता है जो दूसरे देश से आते हैं, यानी कि जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर ये काम करते हैं, खेती करते हैं, और फिर जब फसल कट कुट जाती है तो ये फिर वो जगह छोड़कर चले जाते हैं, यानी दूसरी जगह से आए हुए माइग्रेंट जो लेबर क्लास होती है उसको बोलते हैं। इसके बाद सब नियोजित शिल्पकार, यानी जो अपने खुद के काम धंधे करते थे उनको सब नियोजित शिल्पकार कहते थे। अस्थाई अथवा कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, जो लोग कभी कभी रोज़गार कभी कभी काम किया करते थे। और दास, ये तो विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे, यानी पूरे वेस्टर्न एम्पायर में पाए जाते थे। अब इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। सोशल क्लासेस ऑफ द रोमन एम्पायर, द अर्ली एज, यानी 3rd सेंचुरी के बीच का समय। इसमें सीनेट आते थे। कहता है कि इसमें 1000 थे। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द सीनेटर्स केम फ्रॉम इटालियन फैमिलीज़। ये इटली परिवारों से आए थे। ठीक है। और जो आप बताओगे कि द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल दोज अटैच टू द ग्रेट हाउसेस, जिनके तीसरा जो वर्ग था जिनके अपने बड़े बड़े घर थे। ठीक है। इसके बाद आप कहोगे जो लोअर क्लास थी वो एडिक्ट थी सर्कस देखने की, और थिएट्रिकल डिस्प्लेज होते थे। और 5वीं कैटेगरी आती है द स्लेव्स, यानी मज़दूर। इसके बाद लेटर एज में बताएंगे कि रेस्टोक्रेसी, यानी जो ये हाई फाई मिनिस्टर्स थे, इन दिस एज द सेनेटर्स एंड द नाइट्स हैड मर्ज्ड इनटू यूनिफाइड एंड एक्सपेंडेड एरिस्टोक्रेसी। ये दोनों मिलकर एक वर्ग बन गए थे। एट लीस्ट हाफ ऑफ द ऑल फैमिलीज़ वर ऑफ अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन। ये अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन के थे। ठीक है। इसके बाद है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में बताओगे कि इसमें जो थे वो लोग आते थे जो कि शाही सर्विसेज से जुड़े हुए थे। इट आल्सो इंक्लूडेड द मोर प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। इसमें जो थे प्रगतिशील जो व्यापारी और फार्मर्स थे, यानी रिच व्यापारी और फार्मर्स थे। These middle class families were mainly dependent on government। ये मोस्टली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते थे सर्विस के लिए, एंड द स्टेट फॉर द लाइवलीहुड, यानी अपना गुजारा करने के लिए। ये जस्ट लाइक ये आप कह लो कि ये एक सर्विस क्लास थी। इसके बाद जो लोअर क्लास थी, जो सबसे निम्न श्रेणी के थे, इसमें रूरल लेबर फोर्स हो गई, यानी कि शहरों से काम पर गांव से शहरों में आए हुए काम के लिए मज़दूर। वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, माइग्रेंट वर्कर्स, दूसरी जगह से आने वाले वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिशियंस, यानी कि वो लोग जो अपना काम धंधा अपने हाथ से करते थे, जैसे चटाइयाँ बनाना या फिर कुछ भी सिंपल छोटा काम जो अपने आप कर लेते थे। ए लार्ज नंबर ऑफ कैजुअल लेबरर्स स्पेशली इन द बिग सिटीज़। ठीक है। मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स दैट वर फाउंड ऑल ओवर द वेस्टर्न यूरोप इन पर्टिकुलर, कि इसमें दास लोग आते थे जो कि पूरे देश में मैनी थाउजेंड ऑफ स्लेव्स दैट वर फाउंड ऑल ओवर द वेस्टर्न एम्पायर इन पर्टिकुलर। कहता है कि स्लेव्स जो थे वो इस कैटेगरी में आते थे, और ये सारे वेस्टर्न एम्पायर में स्पेशली से जो था ये पाए जाते थे। ठीक है। होप कि आपको अच्छे से बेटे ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसे साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाएं। ठीक है। थैंक यू बेटा।